नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम मूल अधिकारों के अंतर्गत दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक है। आज हम इस स्वतंत्रता के अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मूल संविधान के अंतर्गत जब हमारा संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज F के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिग्रहण, खरीदना और बेचने की स्वतंत्रता थी, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके पश्चात अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों के लिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज A से लेकर G तक इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज A के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही न्यायालय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन माननीय न्यायालय ने जब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्लेषण किया और इसकी व्याख्या की तो यह पाया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल्स के अंतर्गत उल्लेखित है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि समाचार पत्र, टेलीविजन, इनकी जो स्वतंत्रता है उसको हम प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। दूसरा, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। तीसरी, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज C के अंतर्गत 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, यानी मूल संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है वो शामिल नहीं थी। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा शामिल किया गया। चौथी, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवी, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। छठी, कोई भी नागरिक को आजीविका, व्यापार करने और कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यह बात भी ध्यान रखनी है कि मूल संविधान के अंतर्गत ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जैसा कि हमने बताया कि संपत्ति का अधिग्रहण, खरीदना और बेचना, इस स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 से हटा दिया गया है और अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत उल्लेखित है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये जो भारत के नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, ये अपने आप में निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब ये है कि राज्य तार्किक आधार पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है और राज्य किन तार्किक आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 19 के क्लोज 2 से लेकर 6 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, शिष्टाचार या सदाचार के हित में और अपराध उद्दीपन के आधार पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता का अगर इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से कोई उल्लंघन करता है तो राज्य इन स्वतंत्रताओं के ऊपर युक्ति संगत यानी तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकता है। अगर राज्य की सुरक्षा भंग होती है इन स्वतंत्रताओं से, लोक व्यवस्था बिगड़ती है या कोई नागरिक इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करके
न्यायालय की अवमानना करता है, तब भी राज्य तार्किक आधार पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, या इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करके कोई नागरिक विदेशी राज्यों के साथ भारत के जो मित्रतापूर्ण संबंध है उनको प्रभावित करता है, तब भी राज्य इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। शिष्टाचार और सदाचार को बिगाड़ने का अगर कोई इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से प्रयास करता है, तब भी राज्य तर्कसंगत रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। और इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करके अगर कोई नागरिक अपराध भड़काने की कोशिश करता है, तब भी राज्य इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सब प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है वो अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। राज्य तार्किक आधारों पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहली बात है कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यानी आर्टिकल 20 का क्लोज 1 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जाएगा जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया है। प्रवर्त विधि का मतलब ये है कि उस समय जो विधि लागू थी, जो कानून लागू था, जब तक कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उस व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति प्रवर्त विधि का उल्लंघन करता है तभी उसको दोषी ठहराया जाएगा, और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उसने उस समय जब अपराध किया तब उस समय की विधि के अंतर्गत उसका जिक्र था, उतना ही उसको दंड दिया जाएगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का क्लोज 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा और उसके ऊपर एक बार ही अभियोजन चलाया जाएगा, एक बार से ज्यादा उसको दंड नहीं दिया जाएगा और एक बार से अधिक उसके ऊपर अभियोजन भी नहीं चलाया जाएगा। यानी आर्टिकल 20 के क्लोज 1 के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि से संरक्षण प्रदान किया गया है। भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया और उस समय जो कानून प्रचलन के अंतर्गत था उसी के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। उस प्रवर्त विधि का उल्लंघन करने पर ही उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। बाद में कोई विधि बना करके उस व्यक्ति को बाद वाली विधि के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 का क्लोज 1 है, ये केवल और केवल आपराधिक मामलों के अंतर्गत ही लागू होता है। सिविल मामलों के अंतर्गत आर्टिकल 20 का क्लोज 1 लागू नहीं होता। सिविल मामलों के ऊपर बाद के अंतर्गत कोई विधि बना करके दंडित किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 20 के क्लोज 2 के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 20 के क्लोज 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 20 का क्लोज 3 ये कहता है कि किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ खुद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में 3 प्रकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 20 के क्लोज 1 के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि से संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 20 के क्लोज 2 के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है और आर्टिकल 20 के क्लोज 3 के अंतर्गत अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इस बात का संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी जीवन की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ व्यक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भारत की भूमि के ऊपर भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल किए बिना वह किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन माननीय न्यायालय ने आर्टिकल 21 की जब संवैधानिक व्याख्या की तब ये पाया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत न केवल जीवन के अधिकार का वर्णन है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत समाहित है। तो माननीय न्यायालय ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सबसे विस्तृत व्याख्या आर्टिकल 21 की प्रस्तुत की है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अगर कोई सबसे ज्यादा व्यापक और विस्तृत अनुच्छेद है तो वह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की जब माननीय न्यायालय ने व्याख्या की तो जो पहला केस था गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, ये 1950 का केस था। और इस केस के अंतर्गत मामला क्या था? इस केस के अंतर्गत मामला ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो नेता था अरुण कुमार गोपालन, उसको भारत सरकार के द्वारा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अरुण कुमार गोपालन ने अपनी गिरफ्तारी को न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी और ये हवाला दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है और उसकी गिरफ्तारी से उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लंघन हुआ है। तब माननीय न्यायालय ने इस केस के अंतर्गत जो निर्णय दिया उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 की न्यायालय ने थोड़ी संकीर्ण व्याख्या की। न्यायालय ने ये कहा कि विधि बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास में है और व्यवस्थापिका अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करके किसी कानून का निर्माण करती है तो वो आर्टिकल 21 के अनुकूल ही है। और अरुण कुमार गोपालन की जो गिरफ्तारी हुई निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत 1950 के कानून के अंतर्गत, वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल ही है। न्यायालय ने यहाँ पर यह कहा कि जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत वर्णित किया गया है यह केवल कार्यपालिका के खिलाफ है, व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं है। यानी कार्यपालिका कोई कानून बना करके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। लेकिन व्यवस्थापिका कोई कानून बना करके व्यवस्थापिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। यानी गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद के अंतर्गत न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है वो केवल और केवल कार्यपालिका के ही खिलाफ है, व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं है। हैबियस कॉर्पस वाद 1976 के अंतर्गत भी गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद के जो निर्णय था उसका ही वापिस न्यायपालिका ने दोहराव किया और हैबियस कॉर्पस वाद के अंतर्गत भी न्यायपालिका ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल कार्यपालिका के खिलाफ है, व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेनका गांधी वाद बनाम भारत सरकार वाद जो था 1978 का, इस मेनका गांधी वाद के अंतर्गत न्यायालय ने जो गोपालन वाद और हैबियस कॉर्पस वाद के अंतर्गत आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी, उस व्याख्या को मेनका गांधी वाद के अंतर्गत और विस्तृत बना दिया।
मेनका गांधी वाद का केस क्या था? मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी थी और इस समय केंद्र के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार ने संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी का पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया और विदेश यात्रा के अधिकार पर रोक लगा दी। मेनका गांधी ने इसे न्यायपालिका के अंतर्गत चुनौती दी और ये कहा कि उसकी जो विदेश यात्रा करने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत शामिल है और सरकार के द्वारा उसका पासपोर्ट जब्त करके विदेश यात्रा पर जो रोक लगाई गई है वो उसके आर्टिकल 21 के अंतर्गत वर्णित जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस मेनका गांधी वाद के अंतर्गत न्यायपालिका ने जब अपना निर्णय दिया तब न्यायपालिका ने ये माना कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत न केवल जीवन के अधिकार का वर्णन है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का वर्णन भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत है वो भी इसके अंतर्गत अपने आप में शामिल है। यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन किया गया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन मेनका गांधी वाद के अंतर्गत न्यायपालिका ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित जो प्रक्रिया है वो भी इसके अंतर्गत अपने आप में समाहित है। यानी जब व्यवस्थापिका कानून बनाए तब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया का भी ख्याल रखे। यानी जो विधि का निर्माण है वो व्यवस्थापिका का है, लेकिन विधि उचित होनी चाहिए, विधि तर्क संगत होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल होनी चाहिए। यानी विधि उचित भी होनी चाहिए। केवल स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह विधि उचित है या नहीं है। तो मेनका गांधी वाद के अंतर्गत न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है वो एक विस्तृत अधिकार है। जीवन का अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया का भी पालन करना चाहिए। और तीसरी बात न्यायपालिका ने यहाँ पर यह कही कि जीवन का अधिकार न केवल कार्यपालिका के खिलाफ है बल्कि यह व्यवस्थापिका के खिलाफ भी प्राप्त है। यानी जो गोपालन केस के अंतर्गत और हेबियस कॉर्पस केस के अंतर्गत न्यायपालिका ने यह माना था कि जीवन का अधिकार यानी आर्टिकल 21 केवल और केवल कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान करता है, वहीं मेनका गांधी वाद के अंतर्गत न्यायपालिका ने कहा कि आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के खिलाफ प्राप्त है, दोनों से ही संरक्षण प्रदान करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इनको भी समझ लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका जो हमने अनुसरण किया है वो जापान के संविधान का अनुसरण किया है। जापान के संविधान के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है और हमारे संविधान के अंतर्गत भी स्पष्ट रूप से आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब न्यायपालिका देखती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जब संविधान की व्याख्या करती है तब यह देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वह संसदीय विधि द्वारा निर्धारित है या नहीं है, यानी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कानून बनाया है या नहीं बनाया है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जीवन का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का जब पालन नहीं किया जाता है तब जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता और विधि में उल्लेखित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दंड दिया जा सकता है। यानी विधि के अंतर्गत जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसी के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब न्यायपालिका ये देखती है कि कानून किस तरीके से बनाया गया है, कानून बनाते समय व्यवस्थापिका ने प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं किया है। अगर व्यवस्थापिका ने कानून बनाते समय प्रक्रिया का पालन किया है तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल माना जाता है। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तब उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाता है और ये
हमारे संविधान के अंतर्गत जापान के संविधान से प्रेरित है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। विधि की उचित प्रक्रिया, इसका हमारे संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि न्यायपालिका ने मेनका गांधीवाद के अंतर्गत विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किया। विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायपालिका ये देखती है कि विधि उचित है या नहीं है, विधि तर्कपूर्ण है या नहीं है। यानी विधि की उचित प्रक्रिया ये कहती है कि विधि उचित होनी चाहिए, विधि तर्कपूर्ण होनी चाहिए, मनमानी विधि नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है। हालांकि न्यायपालिका ने जब आर्टिकल 21 की व्याख्या की तब मेनका गांधीवाद के अंतर्गत ये कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया की भावना भी उसके अंतर्गत शामिल है। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत जब न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 की व्याख्या की और ये कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है, तब आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए न्यायपालिका ने कुछ अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना, जैसे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को मोहिनी जैन और उन्नीकृष्णवाद, इन दो केस के अंतर्गत न्यायपालिका ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल है। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद के अंतर्गत न्यायपालिका ने कहा कि यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। एमसी मेहतावाद के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना। हुसैन आरा खातूनवाद के अंतर्गत मनमानी हिरासत के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना। मेनका गांधीवाद एवं सतवंत सिंह वाद के अंतर्गत विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल माना। पुट्टासामीवाद के अंतर्गत निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना। और ओल्गा टेलिसवाद के अंतर्गत आजीविका के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना। यहाँ हमने कुछ मुख्य अधिकार जो न्यायपालिका ने अपने वाद के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किए उस पर चर्चा की, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इन अधिकारों को और ये जो केस है न्यायपालिका के, इनको मिलान करने के संदर्भ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाबा रामदेव केस के अंतर्गत न्यायपालिका ने नींद लेने के अधिकार को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल माना। तो अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा व्यापक और विस्तृत अनुच्छेद कौन सा है, तब उसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क, आर्टिकल 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 क शामिल नहीं था, बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 21 क के अंतर्गत शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शामिल करते हुए इसके अंतर्गत लिखा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य उचित रीति से निर्धारित करे। आर्टिकल 21 को अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है उसको लागू करने के लिए 2009 के अंतर्गत संसद ने एक कानून पारित किया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और 1 अप्रैल 2010 को ये भारत के अंतर्गत लागू हुआ। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, निरोध यानी डिटेंशन से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत पहली बात ये लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एवं ना ही हिरासत में रखा जाएगा और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने से नहीं रोका जाएगा।
यानी आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या उसको नजरबंदी के अंतर्गत, डिटेंशन के अंतर्गत रखा जाता है, उन परिस्थितियों के अंतर्गत आर्टिकल 22 व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तब उसे गिरफ्तारी करने का कारण बताया जाएगा, बिना कारण बताए उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही उसको हिरासत के अंतर्गत रखा जाएगा। जब उस व्यक्ति को कारण बताकर गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में भी रख दिया गया है, तब भी उसे अपने पसंद के वकील से सलाह करने की, परामर्श करने का उसको अधिकार होगा। वकील से परामर्श करने की उसको स्वतंत्रता होगी। वकील से परामर्श करने से उस व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा यानी हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत के अंतर्गत रखा जाता है, तो गिरफ्तार करने से लेकर या हिरासत में रखे जाने से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा और इस 24 घंटे की अवधि के अंतर्गत यात्रा का समय है वो शामिल नहीं होगा और 24 घंटे की अवधि के बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा ही उसको हिरासत के अंतर्गत रखा जाएगा, अन्यथा उसको हिरासत के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 22 का क्लोज 3 ये कहता है कि आर्टिकल 22 की पहली बात और दूसरी बात विदेशी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती और ये दोनों बातें उस समय भी लागू नहीं होती जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यानी आर्टिकल 22 का जो क्लोज 1 और क्लोज 2 है, गिरफ्तारी का कारण बताने वाला प्रावधान और 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने वाला प्रावधान, विदेशी देश के व्यक्ति के ऊपर लागू, जो हमारा दुश्मन विदेशी देश है उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा। और दूसरा, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली विधि के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। निवारक निरोध विधि क्या होती है? निवारक निरोध विधि का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर, डाउट के आधार पर गिरफ्तार करना ताकि उसको अपराध करने से रोका जा सके। तो ऐसे कानूनों को, ऐसी विधि को निवारक निरोध विधि कहा जाता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत चौथी बात लिखी हुई है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है? 3 महीने के लिए हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन 3 महीनों से ज्यादा निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत के अंतर्गत तभी रखा जा सकता है जब एक सलाहकार बोर्ड की सलाह ली गई हो। यानी 3 महीने से ज्यादा निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए, हिरासत में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करनी होगी और इस सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय के या तो वर्तमान न्यायाधीश होंगे या उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं या उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाला कोई न्यायाधीश हो सकता है सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत। और ये सलाहकार बोर्ड जब ये सिफारिश कर दे कि उस व्यक्ति को 3 महीने से भी अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा जाए, तभी उस व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अंतर्गत 3 महीने से ज्यादा हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम
कितने महीने के लिए हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो अधिकतम 3 महीने के लिए हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है। और इससे ज्यादा हिरासत के लिए सलाहकार बोर्ड की सिफारिश है वो आवश्यक होगी। और इस सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत शामिल कौन होगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत शामिल होंगे। तो आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, ये दंडात्मक नजरबंदी के ऊपर लागू होता है, सामान्य नजरबंदी के ऊपर लागू होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है उस परिस्थितियों के अंतर्गत लागू होता है। जबकि आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 और 4 यह निवारक नजरबंदी, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत लागू होता है। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का निर्धारण है वो संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी। निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति किसके पास में? तो निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास में भी है और संसद के पास में भी है। यानी निवारक निरोध विधि राज्य विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो राज्य विधानमंडल और संसद दोनों के पास में। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि दंडात्मक नजरबंदी और निवारक नजरबंदी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्योंकि आर्टिकल 22 का जो क्लोज 1 और 2 है उसका संबंध तो दंडात्मक नजरबंदी से है, जबकि क्लोज 3 और क्लोज 4 का संबंध है वो निवारक नजरबंदी से है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दंडात्मक नजरबंदी, इसका मतलब है कि कानून के उल्लंघन के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय की अनुमति के बाद ही किसी व्यक्ति को हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है। दंडात्मक नजरबंदी का मतलब सीधा सा ये है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया है, कानून का उल्लंघन कर लिया है, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद में जब न्यायालय अनुमति दे देता है तब उस व्यक्ति को हिरासत के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत केवल डाउट के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायालय की अनुमति के बिना ही उसको हिरासत के अंतर्गत रखा जा सकता है। दंडात्मक नजरबंदी और निवारक नजरबंदी दोनों में स्पष्ट अंतर यह है कि दंडात्मक नजरबंदी के अंतर्गत तो कानून के उल्लंघन के बाद गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया है, वो अपराध कर चुका होता है, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जबकि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है लेकिन उसके ऊपर ये डाउट है कि वो भविष्य के अंतर्गत अपराध कर सकता है, तो उस अपराध को रोकने के लिए अपराध से पूर्व ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है निवारक नजरबंदी के अंतर्गत। निवारक नजरबंदी से संबंधित कुछ विधियां जो संसद के द्वारा बनाई गई है। निवारक नजरबंदी से संबंधित जो पहला कानून था भारत के अंतर्गत वो था बंगाल अधिनियम 1818। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित कानून था, ये स्वतंत्रता से पहले का था। स्वतंत्र भारत का पहला निवारक निरोध कानून कौन सा है? निवारक निरोध अधिनियम 1950। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? ये 1969 में समाप्त हो चुका है। आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा, यह 1971 के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाया गया और आपातकाल के समय इसी निवारक नजरबंदी कानून का इस्तेमाल किया गया और इस मीसा कानून का, आंतरिक सुरक्षा कानून का आपातकाल के समय जब 1975 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल लागू हुआ तब इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग भी हुआ। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में तो 1978 के अंतर्गत इस आंतरिक सुरक्षा कानून को समाप्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम ये 1974 के अंतर्गत बनाया गया और इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को रोकना। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये 1980 में बनाया गया। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम टाडा ये 1985 के अंतर्गत बनाया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? 1995 में यह समाप्त हो चुका है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा ये 2002 में बनाया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति 2004 में यह समाप्त हो चुका है।
गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम ये 1967 में बनाया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति ये वर्तमान में लागू है। 2008 के अंतर्गत इसके अंतर्गत संशोधन भी किया गया। तो हमने आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।